डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ज्यादा है, एटम्स आर रिलेटिवली फ्री टू मूव, एक फ्रीडम का एहसास। पेट्रोल को फर्श पे गिराया, अपने आप वेपराइज हो गया, और अगर वो वेपराइज हो गया तो पेट्रोल लिक्विड से गैस बना, जबकि लिक्विड मोर स्टेबल फॉर्म थी। लिक्विड ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की और वो गैस फॉर्म में गया, अनस्टेबल फॉर्म में गया। क्यों? क्योंकि गैस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। इंक को पानी में डाला, इंक पूरे पानी में फैल गई, क्योंकि इंक को ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना था, ज्यादा स्पेस में घूमने के लिए उसको फ्रीडम ज्यादा मिलनी थी। तो फिलहाल मैंने आपको बच्चों अभी तक बार बार ये रियलाइज कराने की कोशिश की कि जिन प्रोसेसेस में सिस्टम अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म में लेके जाता है, तो वहां हर बार सिस्टम अपनी रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, अपनी फ्रीडम को बढ़ाएगा। और असली बात यह है कि ये जो मैंने डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूं ना, रैंडमनेस का बढ़ना, फ्रीडम का बढ़ना, विच इज एंट्रोपी, एक्चुअल में ये पार्शली ट्रू है। एंट्रोपी को सीधा बोल देना फ्रीडम, ये सिर्फ इसलिए वर्ड दिया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा कुछ ये पॉइंट है, पर एग्जैक्ट ये फ्रीडम नहीं है। एग्जैक्ट मीनिंग आपको बहुत क्लासेस के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक पुरानी डेफिनेशन, बहुत पुरानी डेफिनेशन ये थी, एंट्रोपी को फ्रीडम बोल देते थे। जहां फ्रीडम ज्यादा है, जहां अनऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, जहां डिसऑर्डर ज्यादा है, वहां हम कहते थे कि यहाँ एंट्रोपी ज्यादा है। जैसे नमक, नमक आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड्स में आयंस आर टाइटली पैक्ड, दे आर सॉलिड। लेकिन जैसे नमक को पानी में डाला, आयंस एक दूसरे से ब्रेक हो गए, दूर हो गए। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। तो बात सही है, नमक को पानी में डाला, नमक के आयंस पानी में डिसॉल्व कर गए। क्यों? क्योंकि उनको पानी में घूमना फिरना था, उनकी फ्रीडम बढ़ गई थी। तो बेसिकली सॉलिड अगर डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड में, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उसमें रैंडमनेस आएगी। लेकिन ये बात सही है कि उसकी फ्रीडम बढ़ गई। पहले आयंस टाइटली पैक्ड थे, नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। बट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं ना, फ्रीडम को ही एंट्रोपी कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं, ये 60-70% ठीक है, पर आज के जमाने में इस डेफिनेशन को बहुत बदल दिया गया है। लेकिन जो आपको पढ़ाया जाता है जेई के सिलेबस के अंदर, वो हम पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत पुरानी चीजें। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे ना, खासकर केवीपीवाई वालों में जब कभी इंटरव्यू होंगे या ओलंपियाड के इंटरव्यू होते हैं, तो कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। जैसे आप बोलोगे ना रैंडमनेस, फ्रीडम, वो बोलेगा नो सॉरी रॉन्ग, क्योंकि वो ये कह देगा आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आप अभी करंट ईयर की नॉलेज नहीं बता रहे, आप पुरानी चीजें बता रहे हो। क्योंकि जब 1840 का टाइम, सन 1840, उससे भी शायद थोड़े पहले 1824 के रहा, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्नोट, उसने सबसे पहले एंट्रोपी फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। उसने ये चीज बताई थी। फिर बीच में एक और साइंटिस्ट का नाम ऐड करूंगा, क्लॉशियस, कैल्विन प्लैंक, ये सब साइंटिस्ट जो थे, इन लोगों ने एंट्रोपी को फ्रीडम, रैंडमनेस, डिसऑर्डर से बताया। लेकिन फिर कुछ टाइम में जाके जब थर्मोडायनामिक्स एडवांस लेवल पे पहुंच गई, जो आपके दूर दूर तक सिलेबस नहीं है, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तब बोल्ट्जमैन, वही जो जिसने गैसियस स्टेट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया था, बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी का सच में एक सही मायना बताया था। वो एंट्रोपी की रियल डेफिनेशन है। तो जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में जाके हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे एंट्रोपी की डेफिनेशन मिलती है, उसको कहते हैं कि हाँ अब कंप्लीट डेफिनेशन हुई। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको गलत ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो गलत वाला तरीका होगा, ये आपको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, पर वो पूरा गलत नहीं है, 60-70% ठीक है। उसमें एक दो वर्ड ऐड करके उसको पूरा ठीक करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही मानोगे, जहां कोई सिस्टम में ज्यादा अनऑर्गेनाइजेशन होगी, हलचल या ज्यादा होगी, उथल पुथल ज्यादा होगी, वहां एंट्रोपी ज्यादा है। अब मैं आपसे एग्जांपल ऐसे पूछूंगा, जैसे कि पार्थ अभी आंसर नहीं बता रहा इंटरव्यू में क्या बोलना, अभी तू इंटरव्यू देने भी नहीं वाला, और अभी मैं एंट्रोपी को पूरा पढ़ा भी नहीं चुका, 5-6 लेक्चर के बाद एंट्रोपी की फील आएगी।
सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बताओ, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो आपकी शीट में क्वेश्चन है, तो आपने बस ये देखना है कहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फ्री टू मूव, तो मैं कह दूंगा वहां एंट्रोपी बढ़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल देने लगा सीधे क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन अगर मैंने आज बोल दिया कि शीट से जाके ये करो जल्दी और मुझे बताओ इसके आंसर, तो आपने क्या सोच के आंसर देना। सबसे पहले जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शांत बैठे होंगे तो हम कहेंगे एंट्रोपी कम है। जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हलचल कर रहे होंगे हम वहां कहेंगे एंट्रोपी ज्यादा है। जहां सन्नाटा होगा एंट्रोपी कम। जहां शोर हल्ला गुल्ला है एंट्रोपी ज्यादा। पानी शांत, शांत पानी समुद्र का, एंट्रोपी कम। समुद्र में तूफान, लहरें, हलचल, एंट्रोपी ज्यादा। तो एंट्रोपी को इस पिक्चर के साथ फिलहाल के लिए हम देखेंगे। एक लाइब्रेरी में सारी किताबें वेल ऑर्गेनाइज्ड हर रैक के अंदर, एंट्रोपी कम। एक उसी लाइब्रेरी में सारी किताबें इधर उधर अटक पटक पड़ी हुई है, एंट्रोपी ज्यादा। पूरी कॉलोनी में सारे घर, बड़े सुंदर सुंदर बिल्डिंग, इमारतें पड़ी हुई हैं, सारे घर, एक घर फिर दूसरा घर फिर तीसरा घर, बाहर साइन बोर्ड लगे, भूचाल आ गया, सारी कॉलोनी टूट गई, उथर पुथर मलबा गिरा हुआ है, एंट्रोपी ज्यादा। तो बेसिकली जितने मैंने एग्जांपल दिए ना, ये बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूं एंट्रोपी का बढ़ना होता क्या है। एंट्रोपी के बढ़ने का होता एक मतलब ये, पूरे सिस्टम को मैसी बना दो, पूरे सिस्टम को मैसी कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसने अपना प्लान से दिमाग में एक मेंटल तैयार किया, दिमाग में एक मेंटल प्लान तैयार किया, मैं 2 बजे से 4 बजे तक मैथ पढ़ूंगा, 4 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 बजे से 8 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब वो एग्जैक्टली टाइम टेबल फॉलो करने बैठा, 2 से 3:30 में उसके बम में दर्द होगी, मैं नहीं पढ़ रहा, बस ये वो अपने प्लान से डेविएट कर गया। फिर उसको याद है नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। फिर वो वापस से 4 बजे चालू हुआ, उसने सोचा अब ना मैं सोच के बैठा हूँ, अब तो मैं 6 बजे आके पूरा पढ़ूंगा, टिका रहूंगा। फिर 4 से जब 6 बज गए, उसने जैसे ही एक सोचा, ये फील आई मैंने पूरे 2 घंटे सब्जेक्ट की अपने टाइम टेबल को फॉलो किया, तो फिर तुरंत उसके मन में एहसास आएगा चल अब थोड़ी ब्रेक ले ले, 6 से 8 तू बैठ नहीं पाएगा, 15 मिनट की ब्रेक ले ले, बस 15 मिनट की। लेकिन 6 से 6:15 जैसे बजे उसके मन नहीं किया यार छोड़ो, सोचते थोड़ी 6:30 बजा लेते हैं, 8:30 तक कर लूंगा। फिर वो कहता 6:30 बज गए, नहीं 7 बजे मैं पक्का बैठ जाऊंगा, पक्का बैठ जाऊंगा 7 बजे, पर फिर 9 बजे तक बैठूंगा। लेकिन ये जो उसने अपने प्लान में डिविएशन लाया ना, अपने आप लाया, क्योंकि इस प्लान को अगर वो सिस्टमेटिकली करता, मैं कहता एंट्रोपी नहीं थी, एंट्रोपी कम थी, पर जैसे प्लान में डिस्टर्बेंस आई, डेविएशन आए प्लान में, एंट्रोपी बढ़ गई। यानी कि जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो, देयर इज नो एंट्रोपी। द मोमेंट आप अपने आप को अनऑर्गेनाइज करते हो, आप एंट्रोपी बढ़ा रहे हो अपनी। फिलहाल हम इसी मीनिंग के साथ एंट्रोपी को लेके चल रहे हैं कि चीजों को मैसी करना, चीजों को अनऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक लाइफ ना जीना, अनडिसिप्लिन में रहना। दिस इज बेसिकली हाउ फिलहाल पार्शियली मीनिंग, बट येट इट्स नॉट फुली रॉन्ग, 60-70% करेक्ट मीनिंग। तो एंट्रोपी का ये जो मीनिंग है कि एक सेंस ऑफ रैंडमनेस लाना, एक सेंस ऑफ फ्रीडम लाना, एक सेंस ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन लाना, दिस इज लाइक एंट्रोपी इंक्रीज करना। पर अब मैं आपको हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं, सन 1824 की। साइंटिस्ट का नाम कार्नोट, केमिकल इंजीनियर, उसने सबसे पहले एंट्रोपी फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसने, उसके दिमाग में थॉट क्या आई थी कि उसने क्यों सोचा कि मुझे एंट्रोपी फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो बेचारे को जब भी कभी फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता था कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती। और मशीन इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ाते हैं? इंजीनियरिंग में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में, कि एक मशीन है, एक डिवाइस है जिसका नाम है इंजन, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस करता है।
इसके अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस है, कोई फ्यूल है, मान लो वर्किंग सब्सटेंस, और वो फ्यूल किसी हॉट बॉडी से हीट लेता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है किसी हॉट बॉडी से, और इस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बाकी हिस्सा ये किसी कोल्ड बॉडी को प्रदान करता है। यानी कि ये Q अमाउंट, अगर इसने Q1 अमाउंट हीट एब्जॉर्ब की किसी हॉट बॉडी से जिसका टेम्परेचर T1 था, तो इसने उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट किया और रिमेनिंग हिस्सा Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली इंजन के ये जनरल डेफिनेशन है कि इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो साइक्लिक प्रोसेस करता है, और साइक्लिक प्रोसेस करवाते करवाते वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को वो कुछ ना कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा और उस हीट का कुछ हिस्सा वो रिजेक्ट कर देता है कोल्ड बॉडी में। लेकिन हमें इससे मतलब है वर्क से, हम ये चाहते थे कि जितनी हीट ये हॉट बॉडी से ले वो सारी की सारी हीट ये वर्क में कन्वर्ट करे, ये सारी की सारी हीट वो वर्क में कन्वर्ट करे, तब हम मानेंगे कि ये इंजन अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहा है। पर रियलिटी में जितने भी इंजन देखे गए, जितने भी इंजन, स्टीम इंजन, जेट इंजन, टरबाइन इंजन, कोई भी इंजन ले लो, वो हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा लॉस जरूर करते हैं। देयर वाज नो इंजन which was found to produce 100% efficiency। एफिशिएंसी का मतलब कि कितना वर्क बनाया, कितनी हीट खा के, इनपुट कितने की थी, कितनी हीट इसने खाई, और इस हीट का कितना हिस्सा उसने वर्क बनाया। दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। तो कितना वर्क सिस्टम ने बनाया Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके, दिस रेशियो इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। और अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी देखूं, दिस इज इनटू 100। उसने ये देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि ये रेशो 1 हो जाए, यानी कि 100% एफिशिएंसी। वो ये देख रहा है, ये यूं कह लो, उसको ये पढ़ाया जा रहा है, जो कि बेसिकली लॉ है कि 100% पूरे का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो वो तलाश में है कि ऐसा क्या किया जाए कि मशीन 100% हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट करे। और अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कंप्लीटली, तो फिर ऐसा क्यों है, प्रॉब्लम क्या है? तो अब हम उस आंसर को ढूंढने चले। तो अगर कोई आपसे पूछे इंजन की डेफिनेशन क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन लिखवा दी थी। इट्स ए परपेचुअल मशीन। परपेचुअल का मतलब जो लगातार काम करती है, लगातार एक स्टेप में काम नहीं करेगी, खूब सारे स्टेप। यानी कि ऐसे समझ लो, यहां से सिस्टम की स्टेट ए थी, ए स्टेट से बी स्टेट पे गया, उसने हीट एब्जॉर्ब की, वर्क बनाया, हीट लूज की, बी से वापस सिस्टम अपनी पुरानी स्टेट में आया, फिर से हीट ली, फिर से वर्क बनाया, हीट लूज की, फिर से अपनी पुरानी स्टेट में आया, फिर से हीट एब्जॉर्ब की, ये करता रहेगा, चलता रहेगा। अगर कोई पूछे कि हम ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा साइकिल, हमारा वर्किंग सब्सटेंस लगातार हमें काम करके दे, एक स्टेप में बस एक बार ना काम करे, हीट लूज की, हीट एब्जॉर्ब की, वर्क बनाया, बस खत्म। हम चाहते हैं लगातार सालों तक हमें काम करके दे। इसलिए ये जरूरी है कि सिस्टम को अगर आपने उसकी स्टेट बदल दी, तो उसको उसकी पुरानी फॉर्म में लेके आओ, ताकि वो फिर से हीट एब्जॉर्ब करे, फिर से उसको वर्क बनाए, फिर से वो अपनी पुरानी स्टेट बदले, फिर से उसको अपनी उसकी ओरिजिनल स्टेट पे लेके आओ। तो इंजन हैज टू बी परफॉर्म साइक्लिक, ताकि हम ये काम लगातार करवाते रहे। तो इंजन की डेफिनेशन, ए सब्सटेंस, ए वर्किंग सब्सटेंस इन द इंजन undergoes a cyclic process in which it absorbs Q1 heat from source। सोर्स का मतलब जो हीट का हॉट बॉडी है, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ हीट। उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट पार्टली कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क एंड इट रिजेक्ट्स द हीट टू ए कोल्ड बॉडी। एंड दैट कोल्ड बॉडी जो हीट गेन कर रही है, जहां पे जाकर इसने हीट को ड्रेन कर दिया, दिस इज कॉल्ड सिंक। एंड दिस कोल्ड बॉडी इज एट T2 टेम्परेचर, T2 obviously is less than T1।
यानी कि जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी से काफी कम है, राइट। हीट को ड्रेन क्यों किया? अब इस बच्चे ने पूछा, किसी ने, शुभम ने, हीट को ड्रेन क्यों किया? ये तो इंजन की काम ही यही है, डेफिनेशन ही यही है, क्योंकि वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, वो हीट का कुछ हिस्सा रिजेक्ट कर रहा है। यही तो क्वेश्चन है कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों नहीं वो पूरी की पूरी हीट को वर्क बना देता। तो यही तो हमने देखना है कि ऐसा क्या हो सकता है, हीट लो वर्क बनाओ बस खत्म। कह रहा है ऐसा पॉसिबल ही है। तो अब हम एक चीज ये करते हैं, इस प्रक्रिया से अब हम देखेंगे कि एंट्रोपी फंक्शन कैसे रिलेटेड। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप एंट्रोपी ढूंढने जा रहे हो, अब आप सिर्फ मजा लो कि ये कार्नोट करने क्या वाला है। अपने आप एक कंक्लूजन पे, बड़े मजेदार कंक्लूजन पे पहुंचो। अब सबसे पहले मुझे एक चीज मैं समझाता हूँ, इंजन को एक्चुअली मैं आपको अपने कोर्स की बाउंड्री में कैसे समझाऊं। सपोज करो बच्चों, मेरे पास ना एक गैस है, और उस गैस को मैंने किसी सिलेंडर में रखे। अभी आप सिर्फ सुनोगे समझोगे, कुछ नहीं लिखोगे। यहाँ पे मैंने गैस रखी हुई है, अगर मैं इस गैस को था, मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एंड दिस पिस्टन इज मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। कोई मुझे ये कह दे कि मैं इस गैस से वर्क बनाना चाहता हूं, यानी कि गैस को हीट एब्जॉर्ब कराओ और फिर गैस को वर्क में कन्वर्ट करो, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करो। सपोज करो मैं ये करूं कि इस गैस को मैंने क्यों हीट सप्लाई की, और मैंने ये कहा कि पूरी की पूरी हीट को वर्क बना। यानी कि मैं चाहता हूं अगर उसने 10 जूल हीट एब्जॉर्ब की तो वर्क भी 10 जूल बनाओ। अगर गैस ने ये काम किया तो मैं कहूंगा गैस के लिए Q प्लस W तो डेल्टा E है, अगर ये 0 होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है। मानते हो कि नहीं? अगर मैं कहूं पूरी की पूरी हीट को वर्क बना दो, और अगर गैस वर्क बनाए यानी कि गैस काम करे, तो आई एम टॉकिंग कि गैस एक्सपैंड करे, एक्सपैंड। और अगर गैस को एक्सपैंड कराना है, गैस को एक्सपैंड करा दिया आपने, मान लो गैस को 5 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपैंड करा दिया, गैस ने कुछ वर्क करके दिया हमें, वर्क बना के दिया हमें, बदले में कुछ हीट एब्जॉर्ब की। तो मान लो ये गैस एक्सपैंड करके सपोज यहां तक पिस्टन आ गया, यानी कि इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ गया, और जितना इसने वर्क करके दिया वो हीट की कॉस्ट पे दिया। यहां पर तो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई। अब अगर कोई पूछे कि भाई इस मशीनरी से, गैस से जो वर्क लिया, ये आपको कितनी बार मिलेगा? आप बोलोगे बस एक बार। Q से माइनस W बन गया एक स्टेप। अब आप चाहोगे कि ऐसी मशीन का क्या फायदा जो बस एक बार आपको काम करके दे, यानी कि उससे आप एक बार सेवा ले सकते हो। आप तो चाहोगे कि ये मशीन हमें सालों साल काम करके, इसलिए ये जरूरी है कि इसको इसकी पुरानी स्टेट में लेके आओ और फिर से इसको एक्सपेंड करो। यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ द गैस हैज टू बी ए साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि अगर आप उससे बस एक बार काम लेना चाहते हो फिर वो मशीन नहीं है। अब अगर कोई ये कह दे कि भाई इसको इसकी पुराने फॉर्म में ले आओ और फिर से गैस को एक्सपेंड करो, तो अगर आप इसको पुरानी फॉर्म में लाते हो, वापस उसकी इनिशियल स्टेट में वापस ले आए, तो मैं ये कहूंगा अगर आप उसको इनिशियल स्टेट में ले आए ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, तो नेट डेल्टा ई विल बी 0, क्योंकि जब आप सिस्टम को एक्सपैंड करा के वापस पुरानी स्टेट में ले आए तो ये प्रोसेस सिस्टम के लिए साइक्लिक है।
और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई तो जीरो होगा क्योंकि ई स्टेट फंक्शन। तो इस पूरे साइकिल के दौरान Q प्लस W अगर जीरो हो गया तो मैं कह दूंगा कि आपने अगर एक्सपेंशन करा के जब वापस कंप्रेशन कराया ये वर्क भी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो अगर मैं पुरानी क्लास में ले जाऊं, अगर मैंने गैस को A से B, सपोज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर P1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V1 से V2, अगर मैंने गैस को एक्सपेंड कराया था और सपोज रिवर्सिबली एक्सपेंड कराया और आइसोथर्मली एक्सपेंड कराया, आइसोथर्मली मैंने क्यों कंडीशन लगाई आइसोथर्मल की? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पॉसिबल है Q इज माइनस W। तो मैंने गैस को एक स्टेप में आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड कराया और गैस ने इस प्रोसेस के दौरान कुछ हीट को वर्क बना के दिया, लेकिन ये तो एक स्टेप में हुआ। अब अगर मुझे इस गैस को वापस पुराना काम इससे वापस लेना है तो मैंने क्या किया, गैस को वापस B से A तक कंप्रेस किया। और आप ये जानते हो कि A से B तक जब गैस एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली रिवर्सिबली तो टोटल एरिया अंडर द वर्क ये इतना होता था। याद है या नहीं कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इतना वर्क बनता था। अब जब आप गैस को B से A तक वापस कंप्रेस करोगे तो आपको गैस पे काम करना पड़ेगा, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है। तो जब आप कंप्रेस करते हो B से A तक रिवर्सिबली आइसोथर्मली तो फिर से आपको गैस के ऊपर इतना ही काम करना पड़ जाएगा जितना गैस ने हम पे किया। तो गैस को उसकी पुरानी स्टेट में जब ले गए तो नेट वर्क कितना हुआ? नेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ कंप्रेशन कितना होगा? वो टोटल वर्क जीरो, राइट? क्या ऐसा साइकिल, ऐसी मशीन आपको फायदा देगी कि जिसमें गैस को उसकी पुरानी स्टेट में ले आए और पुराने स्टेट में लाए, वर्क जीरो है, नेट वर्क जीरो है, डेल्टा ई जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस ने एक्सपैंड करते वक्त जितनी सराउंडिंग से हीट ली थी और उस हीट को वर्क बनाया था, तो जब उसको कंप्रेस करना था तो सराउंडिंग को उतना ही वर्क करना पड़ गया और सिस्टम ने वापस सारे के सारे वर्क को हीट में बदल के सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी मशीन को साइक्लिक परफॉर्मेंस दिलानी है तो उस साइकिल के सारे स्टेप, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, सारे स्टेप आइसोथर्मल नहीं हो सकते। यानी कि आप इंजन को जब आप काम कराओगे एक प्रोसेस में तो उस प्रोसेस का एक्सपेंशन, कंप्रेशन और ये सारे स्टेप्स आइसोथर्मली नहीं ले सकते। और आइसोथर्मल के पर आइडिया क्यों आया? क्योंकि ये थॉट आई कि शायद आइसोथर्मली कराएंगे, Q माइनस W है, हीट पूरी की पूरी वर्क बन जाएगी। पर ये देखा कि फिर वो एक स्टेप में तो वर्क कर देगी, पर फिर ये प्रोसेस साइक्लिक नहीं और हमें गैस को उसकी पुराने स्टेट में लाना है ताकि हम उस साइकिल से बार बार काम ले सकें। तो फिर आप अपने साइक्लिक प्रोसेस को प्योर आइसोथर्मल नहीं रख सकते। फिर किसी ने आइडिया दिया एडियाबेटिकली करवा लो। तो अब मैं बोलूंगा, मान लो कि आपने गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड कराया और फिर गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया। रिवर्सिबली एक्सपेंशन एडियाबेटिक, रिवर्सिबली कंप्रेशन एडियाबेटिक। तो जब आपने एडियाबेटिकली गैस को एक्सपैंड करा के कंप्रेस किया तो डेल्टा ई पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जिसमें प्योर एडियाबेटिक स्टेप्स है, Q प्लस W, एडियाबेटिक में Q जीरो था, पर जब आप गैस को A से B तक लेके गए और B से A तक वापस लाए तो सिस्टम अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई कितना होगा? डेल्टा ई, गैस को एक्सपैंड कराया फिर कंप्रेस किया,
डेल्टा ई फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि ई तो स्टेट फंक्शन है। और अगर डेल्टा ई 0 तो वर्क भी 0। इसका मतलब ऐसा इंजन लोगे जो हमें वर्क ही ना बना के दे। इसका मतलब आपका साइक्लिक प्रोसेस प्योर आइसोथर्मल भी नहीं हो सकता, प्योर एडियाबेटिक भी नहीं हो सकता। ये मिक्सचर ऑफ प्रोसेसेस हो सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोसेस, मे बी सम अदर काइंड ऑफ प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक। पर अगर मैं अपनी स्टडी को सिर्फ आइसोथर्मल एडियाबेटिक में लेके चलूं तो ये मिक्सचर ऑफ आइसोथर्मल एडियाबेटिक पॉसिबल है, पर प्योर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्योर आइसोथर्मल कंप्रेशन नॉट पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि चलो मान लेते हैं कि गैस को एक्सपैंड करवा रहे हो आइसोथर्मली और गैस को कंप्रेस कर रहे हैं लेट अस सपोज एडियाबेटिकली, तो फिर यहां पे एक और पंगा पड़ जाएगा। सपोज कोई आपको ये कह दे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट सारे पता हो ना, सच में आपको फील आएगी, मजा आएगा। मान लो मुझे मेघ ने आइडिया दिया कि सर आप गैस को ना एक्सपैंड कराओ आइसोथर्मली और कंप्रेस कराओ एडियाबेटिकली। तो उसने आइडिया दिया कि सर हम एक काम करते हैं, गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड कराते हैं बी पॉइंट तक और फिर से कंप्रेस कर देते हैं बी से ए एडियाबेटिकली। तो उसमें फिर पुलक ने बोल दिया नहीं ये नहीं पॉसिबल। मैंने पूछा पुलक क्यों नहीं ये पॉसिबल? कह रहे सर आप ही ने तो पढ़ाया था आइसोथर्मल ग्राफ और एडियाबेटिक ग्राफ हमेशा एक पॉइंट पे कट करता है। आइसोथर्मल ग्राफ और एडियाबेटिक ग्राफ का इंटरसेक्शन एक से ज्यादा पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता। तो आप अपने साइकिल के दो स्टेप्स अगर सोच रहे हो कि एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक, नॉट पॉसिबल, राइट? अगर आपको याद हो तो यानी कि आप अपने साइकिल के दो स्टेप्स रखो, एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक, नॉट पॉसिबल। अब इसमें फिर एक और बंदे ने अपना आइडिया दिया, कह रहे सर पहले तो मुझे ये चीज बताओ, मान लेते हैं कि आपने एक्सपेंशन आइसोथर्मली कराया, कंप्रेशन एडियाबेटिकली कराया, मान लेते हैं, पर ये आप क्या डिसाइड करोगे कि एक्सपेंशन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, और कंप्रेशन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो कार्नोट ने एक बड़ा मस्त आंसर दिया। क्या मस्त आंसर है? अब आप बताओ, अगर आपको अपनी पुरानी क्लासेस याद है तो ठीक ये पॉइंट समझ आए। अगर गैस को 2 लीटर से 5 लीटर तक एक्सपैंड कराया तो गैस ने जो वर्क किया, अगर रिवर्सिबली वर्क किया 5 जूल, तो अगर सेम 2 लीटर से 5 लीटर तक इरिवर्सिबली एक्सपैंड कराए तो क्या गैस जो वर्क करेगी कम करेगी या ज्यादा करेगी? यानी कि मैंने आपसे ये पूछा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क वर्सेस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क, कौन सा वर्क सिस्टम कम करता है, रिवर्सिबल वाला या इरिवर्सिबल वाला? ऑब्वियसली इरिवर्सिबल वाला। इट्स ए वेल नोन फैक्ट दैट फॉर सेम वॉल्यूम टू सेम वॉल्यूम तक अगर आप एक्सपेंड करवाते हो तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्सेस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में सिस्टम जो वर्क करके देगा, वर्क डन बाय द सिस्टम is more in magnitude wise in reversible process than in the irreversible process। क्या आप इस चीज को याद रखा हुआ है आपने? क्या अभी आपको याद है? ये ग्राफ से देखा था तब इतना वर्क आता था इरिवर्सिबल में, इतना।
अगर आपको याद हो प्यारे, सिर्फ स्मॉल रेक्टेंगल जितना। तो मेरा सवाल ऐसी जनता से है कि अगर आप किसी मशीन से काम लेना चाहते हो, मशीन काम करके दे, तो आप मशीन से ज्यादा काम लेना चाहोगे या कम काम लेना चाहोगे? ज्यादा काम लेना चाहोगे। और काम मशीन कब करेगी? जब गैस एक्सपैंड करे। इसलिए हमारा एक्सपेंशन का स्टेप मस्ट बी रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ज्यादा काम करके देता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल में। फ्रॉम सेम वॉल्यूम टू सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कराते हैं। नाउ कम बैक टू कंप्रेशन। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो उसको कंप्रेस करके पुरानी स्टेट में लाना है, ताकि वो फिर से हम एक्सपैंड करके हमें काम दे। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर कोई ये कह दे कंप्रेशन की बात करनी है, V2 से V1 तक का कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन। पहले तो मुझे ये बताइए, अब उदय ने बोला रिवर्सिबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उदय, मैं कौन सा कोई सच बता रहा हूँ? मैं तो कॉपी किताबों पे लिखने वाली चीजें बता रहा हूँ। सच इन द सेंस, मैं कौन सा प्रैक्टिकली कुछ कर पा रहा हूँ? मैं तो थ्योरेटिकली जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज है वो बता रहा हूँ। जो कार्नोट सोच रहे हैं कि किसी साइकिल से मैक्सिमम एफिशिएंसी लानी हो, तो उस साइकिल को बोलो कि तू काम कर, लेकिन रिवर्सिबली एक्सपैंड कर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे गैस को कंप्रेस करना है, उसको उसकी पुरानी स्टेट में लाने के लिए, तो हु विल परफॉर्म वर्क, गैस या हम? हु विल परफॉर्म वर्क? जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो कौन काम करेगा? मैं। गैस तो नहीं हूं, मैं सराउंडिंग हूं, और गैस सिस्टम, सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आप मालिक हो और आपको किसी मशीन से काम लेना है, तो क्या आप ज्यादा काम करना चाहोगे या मशीन से ज्यादा काम निकलवाना चाहोगे? ऑब्वियसली मशीन से ज्यादा काम निकलवाना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें काम कम करना पड़े, हमें काम कम करना पड़े। तो सराउंडिंग को काम कम करना पड़े, यानी कि कंप्रेशन के टाइम पे सराउंडिंग कम काम करे, ऐसा कहां पॉसिबल होता है? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल में, क्योंकि कंप्रेशन के टाइम पे इरिवर्सिबल वाला वर्क ज्यादा होता है। पर जो वर्क इरिवर्सिबल वाला होता है ना, माय डियर, दैट वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सराउंडिंग, नॉट परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। अगर याद हो, तो ये पूरा वर्क सराउंडिंग ने किया जब बी से ए तक उसे कंप्रेस किया रिवर्सिबली, आइसोथर्मली। लेकिन अगर इरिवर्सिबल ले जाऊं तो गैस को इतना बड़े रेक्टेंगल जितना काम करना पड़ गया था, अगर आपको याद हो तो। राइट? अब आप मुझे ये बताओ, हम चाहते हैं कि मशीन हमसे ज्यादा काम, हमें ज्यादा काम करे, तो हम काम सराउंडिंग से काम कम करवाओ, तभी तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सिस्टम को हमने कुछ दिया, बदले में सिस्टम ने हमें कितना दिया। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें एफिशिएंसी ज्यादा दे। तो आप क्या चाहोगे कि उसको इनपुट कम देके आउटपुट ज्यादा मिले, या इनपुट ज्यादा देके आउटपुट कम मिले? व्हाट काइंड ऑफ मशीन यू विल लव टू हैव? जो इनपुट कम मांगे पर आउटपुट ज्यादा दे। और इनपुट कौन दे? सराउंडिंग वर्क करके। तो हम चाहेंगे कि सराउंडिंग कम काम करे, इसलिए कंप्रेशन का प्रोसेस भी रिवर्सिबल होना चाहिए। सो आई विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन और रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराओ, तो ही एक मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकती है। ये थॉट कार्नोट ने लगाई। कार्नोट ने कहा कि अगर आप किसी गैस से
रिवर्सिबली एक्सपेंड कराओ और उसको कंप्रेस भी रिवर्सिबली कराओ, तभी आप उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नाउ द पॉइंट इज कि गैस को उसकी पुरानी स्टेट में तो जरूर लाना है। अगर हम ना लाए उसको उसकी पुरानी स्टेट में, तो डेफिनेटली डेल्टा ई नॉन जीरो होगा। यानी कि अगर कोई कहते सर साइक्लिक प्रोसेस ही ना करो, तो मैं कहूंगा हम ये चाहते हैं कि गैस, ध्यान से सुनना, अगर हम चाहते हैं कि गैस को हमने कुछ एनर्जी दी और वो पूरी की पूरी उस एनर्जी को वर्क बनाए, यानी कि गैस उस एनर्जी को अपने पास स्टोर करके ना रखे, ऐसा तभी हो सकता है जब गैस को उसकी पुरानी स्टेट मेंटेन करती है। क्योंकि अगर गैस ने एनर्जी का कुछ हिस्सा लिया और कुछ स्टोर करके रख लिया, बाकी का वर्क बना लिया, फिर भी एफिशिएंसी कम। हम नहीं चाहते कि एफिशिएंसी का लॉस, सिस्टम अपने पास कुछ एनर्जी स्टोर कर ले, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि सिस्टम ने अगर सराउंडिंग से हीट ली तो उस हीट को अपने पास स्टोर ना करे, उस हीट को सारे का सारा वर्क बना दे। और अगर सिस्टम को सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट करना है क्यू को, अगर पूरे के पूरे क्यू को माइनस डब्ल्यू करना है, तो फिर क्यू प्लस डब्ल्यू का सम प्यारे जीरो होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल को साइक्लिक बनाओगे तो क्या मिलेगा, अभी आपने देख लिया था। अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड किया और आइसोथर्मली कंप्रेस किया, फिर तो टोटल वर्क ही जीरो घंटा मिलेगा। साइक्लिक प्रोसेस तो हो, पर प्योर आइसोथर्मल ना हो, प्योर एडियाबैटिक ना हो, और उस साइकिल के सारे स्टेप्स रिवर्सिबल हो, तो ऐसे केस में हमारी मशीन ज्यादा से ज्यादा काम देगी। तो कार्नोट ने इसी थॉट के साथ एक आइडिया प्रपोज किया। नाउ लेट्स हैव अ लुक कार्नोट ने क्या प्रपोज किया। तो अभी तक का मैंने जितना पढ़ाया उसको मैं एक ब्रीफ आउट कर देता हूं कि वी आर गोइंग टू डिजाइन ए साइक्लिक प्रोसेस in which expansion steps and compression steps are reversible. Why expansion has to be reversible? Because under expansion, when process is reversibly carried out, system performs more work. And why compression has to be carried out reversibly? Because during compression, surrounding has to perform less work. And we want more extraction of work from the system. So we don't want that we should perform more work on the system. Why the process has to be reversed? Why the process has to be cyclic? I will simply say the process has to be cyclic because if you don't restore your system into its initial form, then for it delta E will be non-zero. And delta E, if it is non-zero, then you cannot say Q plus W 0. Q is not minus W. Q is not minus W, so you cannot get the idea that full heat was converted into work. But you are going on the way to explore how can we make it possible to convert complete heat into work. So we don't want some internal energy change. But at the same time, your cyclic step cannot have two steps like expansion reversible, compression reversible, isothermal expansion, isothermal compression. In that case, work will be zero. और अगर आपने एडियाबेटिकली गैस को एक्सपेंड कराया और एडियाबेटिकली गैस को कंप्रेस कराया, तो सिस्टम साइक्लिक तो हो गया, डेल्टा जीरो हो गया, पर क्यू भी जीरो तो वर्क भी जीरो होगा। इसलिए योर साइकिल कैनॉट बी प्योरली आइसोथर्मल, योर साइकिल कैनॉट बी प्योरली एडियाबेटिक, एंड एवरी स्टेप ऑफ योर साइकिल शुड बी a mixture of isothermal or adiabatic, and the steps should be reversible. अब देखते हैं कार्नोट साइकिल प्रपोज कैसे हुआ, मतलब क्या कार्नोट ने और बताया।
चलिए व्हाट कार्नोट सेड, अब वो देखते हैं। पुलक तुम्हें पहले लिखना नहीं समझना है, अब जो लिखना है ना वो अब देखिए, यही चिंता रह कर तू हमें क्या लिखना, हमें क्या लिखना। कार्नोट सेड, अब यहां से लिखना है। तो कार्नोट ने एक साइक्लिक प्रोसेस बताई जो कि 4 स्टेप्स की है। कार्नोट सजेस्टेड a cyclic process made up of 4 steps. First, working substance, which is ideal gas, undergoing reversible isothermal expansion at temperature T1. तो पहला स्टेप उसने माना कि गैस को एक्सपैंड कराओ, जिसमें गैस की इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर मान लेते हैं T1, और गैस को एक्सपैंड कराया आइसोथर्मली अप टू D पॉइंट तक। जहां पर गैस का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T1 है। तो फर्स्ट स्टेप इज गैस हैज टू बी expanded isothermally at a temperature T1, and of course मैं ग्राफ बना के बता रहा हूं, तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सेकेंड स्टेप, working substance which is an ideal gas is allowed to expand reversibly adiabatically from B to C। गैस को अब और एक्सपैंड कराया एडियाबेटिकली अप टू पॉइंट C, जहां पर गैस का प्रेशर और घट गया, वॉल्यूम और बढ़ गया V3। ग्राफ फ्रेम में नहीं आ रहा। ओके ओके, तो गैस को एक्सपैंड कराया एडियाबेटिकली। अब बच्चों अगर आपको ये ध्यान हो तो सपोज अगर मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक, तो आपको ध्यान होना चाहिए एडियाबेटिक ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है आइसोथर्मल से। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। इसलिए मैंने एडियाबेटिक एक्सपेंशन को ज्यादा स्टीप दिखाया एज कंपेयर टू आइसोथर्मल से। आप ये समझ सकते हो कि मैंने इस ग्राफ में सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाया एडियाबेटिक का इतना हिस्सा और आइसोथर्मल का इतना हिस्सा। तो आप ये देख सकते हो कि ग्राफ में ये जो चेंज इन स्लोप आया है वो मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि ये ग्राफ पूरा आइसोथर्मल का था और ये ग्राफ पूरा एडियाबेटिक का है। इसलिए एडियाबेटिक लाइन की स्लोप ज्यादा है। राइट, ये चीज क्लियर कि मैंने एडियाबेटिक को स्टीप क्यों दिखाया। इज दैट फाइन? लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अगर ये आइसोथर्मल ग्राफ है और ये एडियाबैटिक ग्राफ है, तो मैंने ये जो लाइन दिखाई ना A to B और B to C, तो लेट्स से दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C। मैंने सिर्फ इतना हिस्सा आइसोथर्मल का दिखाया और सिर्फ एडियाबैटिक का इतना हिस्सा दिखाया, इसलिए ये ग्राफ इज लाइक दिस। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज मोर स्टीपर। पर जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी B से C पॉइंट तक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में फ्रॉम B to C, what will be Q for the system? It is reversible adiabatic. So what is Q for the system? 0. So delta E for B to C step, Q from B to C, definitely Q is 0. So delta E is work. और गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क नेगेटिव होगा सिस्टम के लिए, और अगर वर्क नेगेटिव होगा तो डेल्टा ई नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा ई नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आइडियल गैस, इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए अगर डेल्टा ई नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर भी गैस का डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोसेस अब आइसोथर्मल तो है नहीं। तो मान लेता हूं कि टेम्परेचर घट के T1 से T2 हो गया, तो इस पॉइंट पे C पॉइंट पे जाके गैस का प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2 हो गया। तो फाइनली गैस अंडरगोस कूलिंग and let the gas achieve C state, where its temperature decreases from T1 to T2. T2 is less than 2. थर्ड स्टेप में गैस को in the third step gas is allowed to get compressed isothermally at T2 from C to D. अब गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली, तो ये कंप्रेशन मैं दिखा रहा हूं ऐसे। दिस लाइन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस लाइन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दिस इज अगेन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एरो की डायरेक्शन आपको पूरी ध्यान में होनी चाहिए। और अगर कोई पूछे कि ये लाइन अगर एडियाबैटिक वाली है तो आइसोथर्मल वाली लाइन मैंने नीचे ड्रॉ की, तो मैं फिर से वही पॉइंट दोबारा बता रहा हूं कि अगर ये लाइन और ये लाइन में मैं देखूं तो ये आइसोथर्मल की लाइन है, ये एडियाबैटिक की लाइन है, और मैं इस पॉइंट से अगर कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस, तो आइसोथर्मल वाली लाइन नीचे है, एडियाबैटिक वाली लाइन ऊपर है, यानी कि इस ग्राफ का मैंने ये दो हिस्से दिखाए। तो आइसोथर्मल की लाइन की स्लोप, आइसोथर्मल की लाइन नीचे है और एडियाबैटिक की लाइन ऊपर है, क्योंकि इस पॉइंट पे फिर से दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो ये एडियाबैटिक का ग्राफ है। जहां जहां इंटरसेक्शन होगी एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी, और अगर आप इस पॉइंट से नीचे एक्सपेंशन करते हो, एक्सपेंशन के टाइम एडियाबैटिक का लाइन नीचे है, कंप्रेशन के टाइम पे आइसोथर्मल कर्व नीचे होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर दैट व्हाई आइसोथर्मल का कर्व मैंने नीचे बनाया और एडियाबैटिक का ऊपर बनाया। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन सेम, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो मान लो गैस को कंप्रेस करके हमने डी पॉइंट तक ले आए, जहां गैस का वॉल्यूम V4 था, प्रेशर
P4 का, और टेम्परेचर प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। फोर्थ स्टेप में गैस को वापस अपने पुरानी स्टेट में लाना है साइक्लिक बनाने के लिए। टू गेट रीस्टोर फाइनल स्टेट, टू गेट रीस्टोर इनिशियल स्टेट of the gas from D, gas is compressed again adiabatically. From D to A, और जब गैस को कंप्रेस किया वापस से, तो दिस स्टेप इज D and this is A and this is again adiabatic. और यहां पर टेम्परेचर P4 है, वॉल्यूम V4 है, और P4 V4 टेम्परेचर T2 है, और जब वापस आप A पे ले गए P1 V1 T1 पे चले गए। और मुझे ये बताओ, जब गैस एक्सपैंड हुई थी तो वो ठंडी हुई थी, तो T1 और T2 में बड़ा कौन था? जब गैस एक्सपैंड हुई थी B से C में, तो गैस ठंडी हुई थी, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा था, T1 या T2? ऑब्वियसली T1। और अगर गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूं एडियाबेटिकली, तो D पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है और A पॉइंट पे T1 है, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है। डेल्टा E फ्रॉम D टू A इज Q फ्रॉम D टू A प्लस वर्क फ्रॉम D टू A, एंड Q इज 0 क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। और क्योंकि कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है, तो इंटरनल एनर्जी D से A में गैस की बढ़ेगी। और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है, तो इससे आप क्या मीनिंग निकालोगे बच्चों? आप ही बताओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही गैस की, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगेन। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गैस वापस T2 से T1 में आ जाए। अब मैं आपको पुराने पॉइंट पे वापस ले जा रहा हूं, जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी एंड द मोर फील। क्या आपने ये सब नोट कर लिया? बिफोर आई गो टू माई नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू नोटेड? ओके, टेक 2 minutes टू गेट नोटेड। ग्राफ में बिल्कुल नहीं मिटाने लगा, डेफिनेटली मैं बस इंग्लिश वाले पॉइंट हटाऊंगा। थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा। थर्ड पॉइंट दिख नहीं रहा? अच्छा, मतलब स्क्रीन में आउट ऑफ रेंज है। लो, नोटेड बच्चों? ओके। और देखना धीरे धीरे आपको पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स के कितना स्वाद आएगा। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट। सबसे पहले मुझे ये चीज याद दिलाओ, इनफैक्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर बच्चों हम गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करते,
ए से बी तक प्रेशर P1 से P2 तक। क्या आप ये चीज मानते हो कि अगर ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है तो ये टोटल एरिया अंडर द कर्व ये वर्क होता, टोटल एरिया अंडर द कर्व सिस्टम इतना काम करता, मैग्नीट्यूड वर्क। और अगर मैं गैस को B से A तक कंप्रेस कर देता, आइसोथर्मली रिवर्सिबली B से A तक ले जाता वापस B से A, तो इतना ही काम सराउंडिंग को करना पड़ता सिस्टम को उसकी पुरानी स्टेट में लाने के लिए। तो नेट वर्क, नेट एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? नेट एरिया अंडर द कर्व एक्सपेंशन का प्लस कंप्रेशन 0। तो इस चीज से आपको अग्री करना पड़ेगा कि वाई प्रोसेस कैनॉट बी मेड अप ऑफ ऑल द स्टेप आइसोथर्मल। एक्सपेंशन भी आइसोथर्मल, कंप्रेशन भी आइसोथर्मल, दो स्टेप का साइकिल क्यों नहीं बना? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये देखो मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, मैंने आइसोथर्मल कंप्रेशन भी किया। हाउ आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हियर? यहां भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहां भी आइसोथर्मल कंप्रेशन, पर यहां आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन किया तो मैंने यहां भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, पर यहां मैंने बीच में कोई और स्टेट इन्वॉल्व कर दी, कोई और पाथ इन्वॉल्व कर दिया। यहां तो मैंने पूरा का पूरा आइसोथर्मल ले लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन मत कराओ, मैं ये कह रहा हूं सेम टेम्परेचर एक्सपेंशन करते वक्त और सेम टेम्परेचर कंप्रेशन करते वक्त मत रखो। आइसोथर्मली एक्सपेंड कराओ T1 पे और कंप्रेस कराओ T2 पे, टेम्परेचर डिफरेंट रखो। So your process cannot be of two steps which are entirely isothermal. Now again, अगर कोई ये कह रहे A से B तक एक्सपैंड करा दो adiabatically, so delta E from A to B is Q from A to B plus work from A to B Q0। गैस को एक्सपैंड कराया, और अगर गैस को एक्सपैंड कराया तो डेफिनेटली वर्क नेगेटिव हुआ, तो टेम्परेचर गैस का घटेगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आ गया। मान लो गैस का टेम्परेचर P1 V1 T1 से गैस की स्टेट P2 V2 T2 तक हो गई, क्योंकि मैंने गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड करा, Q0 कर दिया, वर्क नेगेटिव हुआ। अब अगर मैंने गैस को वापस कंप्रेस कर दिया B से A तक एडियाबेटिकली, तो मैंने इतना ही वर्क सिस्टम को वापस सिस्टम के ऊपर कर दिया ताकि डेल्टा ई वापस सिस्टम अपनी पुरानी स्टेट में आ जाए। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम अपने पुराने टेम्परेचर पे तो आ गया, पर क्योंकि मैंने दो स्टेप में कराया, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई फॉर द फुल साइकिल A to B प्लस B to A 0 था। So Q plus W work of expansion in the A to B and Q plus W in compression from B to A, Q तो हर स्टेप का 0 था, और जितना वर्क एक्सपेंशन का था उतना ही वर्क कंप्रेशन का था, नेट वर्क 0 हो गया। इसलिए ये सिखाना चाहता हूं कि आप एक्सपैंड भी एडियाबेटिकली करो, कंप्रेस भी एडियाबेटिकली करो, और दो स्टेप में सिस्टम को पुरानी स्थिति में ले जाओ, ये भी नहीं करते। इसलिए कार्नोट ने मिक्सचर ऑफ प्रोसेसेस का एक साइकिल लिया। अगर कोई आपसे ये कहे कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को करने में अब सिस्टम कितना काम करेगा, मैं कहूंगा खुद बताओ। अब की बार पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इतना बनेगा, रेड शेडेड रीजन। ये जो रेड शेडेड रीजन, ये टोटल रेड शेडेड रीजन टोटल नेटवर्क ऑफ एरिया अंडर द कर्व बनेगा।
क्या ये एरिया आपको 0 दिख रहे हैं? क्या ये एरिया आपको 0 दिख रहे हैं? नहीं ना। तो मैं कहूंगा इस साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क 0 नहीं है। पर इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू ए जब वापस लाए सिस्टम को, गैस को पूरी फॉर्म, पुरानी फॉर्म में वापस लाए, नेट डेल्टा ई 0 है। लेकिन Q प्लस W अगर 0 है तो Q माइनस W है। नेट Q पूरा का पूरा नेटवर्क। तो कार्नोट ने तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा हमें मेथड बताया साइक्लिक प्रोसेस क्यों ले, ताकि आप सारी की सारी हीट को वर्क बना सकें। साइक्लिक लेने का कारण यही है कि हम पूरे साइकिल के लिए डेल्टा 0 कर दें, ताकि पूरे साइकिल के लिए नेट हीट पूरी की पूरी वर्क में बने। और फिर देखो क्या साइकिल की एफिशिएंसी इस प्रोसेस में, मशीन की एफिशिएंसी क्या 100% अब भी आएगी? अगर अब भी ना आई तो हम कह देंगे ये पॉसिबल ही नहीं। अब TUNOU कह रहा है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। क्या मैंने कार्नोट साइकिल से पहले आपको समझाने की कोशिश की थी कि हम कार्नोट साइकिल क्यों करने जा रहे हैं? कैन समवन आंसर टू हिम? वो कह रहा है कि ये सर क्यों कर रहे हो, इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो हम क्यों कर रहे हैं कार्नोट साइकिल? क्योंकि सिलेबस में इसलिए। यही तो मैं आपको आंसर देना चाह रहा हूं कि अगर कोई ये कह देना कि हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं थी। पर कार्नोट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा साइकिल डिजाइन करें जो 100% एफिशिएंसी, जिसके लिए पूरे का पूरा हीट वर्क में हो। और फिर वहां से देखेंगे क्या ऐसा करने पर भी एफिशिएंसी 100% से कम आती। अगर 100% से एफिशिएंसी कम हुई तो हम कह देंगे कि भैया दुनिया में कोई साइकिल 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। कार्नोट अपना दिमाग इसलिए ये सब में लगा रहा है क्योंकि वो ये देखना चाह रहा है कि सिस्टम से मैक्सिमम हीट को वर्क अगर बनाना जाना हो तो क्या क्या स्टेप्स पॉसिबल है। मैं कहूंगा कि वो स्टेप्स होंगे एक्सपेंशन रिवर्सिबली करो, कंप्रेशन रिवर्सिबल करो। पर अगर आपको ये ध्यान हो एफिशिएंसी में, आपने अगर भले नेट हीट को पूरा वर्क बना दिया, एफिशिएंसी में नेट हीट कहीं काउंट नहीं होती। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन है कितना सिस्टम ने वर्क बनाया, कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया। नेट हीट उसने कितनी एब्जॉर्ब की और उस हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हुआ। सो द पॉइंट इज ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसने, ये सब उसने थ्योरेटिकली किया, ये सब वो कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहा है सारी की सारी। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि सर इस सिस्टम ने हीट कहां कहां एब्जॉर्ब की, कहां कहां हीट लूज की, तो मुझे सबसे पहले ऐसे 2 स्टेप्स बताओ जहां सिस्टम ने Q0 किया हो। सिस्टम के लिए Q0 कौन कौन से स्टेप में है? सिस्टम के लिए Q0 कौन कौन से स्टेप में है? B to C and C to A. For B to C, Q is 0. For B to A, Q is 0. Now tell me, for A to B, process is isothermal. So delta E for A to B is Q for A to B plus W for A to B, and delta E0, Q for A to B is minus work for A to B. तो सिस्टम के लिए जो Q हीट है, Q हीट ए बी स्टेप में पॉजिटिव है, यानी कि सिस्टम ने एक्सपैंड होते वक्त सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब की। तो मान लेते हैं कि उसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की। जो हीट उसने एब्जॉर्ब की वो Q1 थी सपोज। लेकिन गैस ने जब C से D तक गई, फॉर C to D,
प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा ई 0 है, तो Q फॉर C2D इज अगेन माइनस ऑफ Q ऑफ C2D वर्क C2D, एंड वर्क इज पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन का वर्क है, तो हीट लूज हुई, हीट रिजेक्ट हुई, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट कुछ लूज की इस स्टेप में, सो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम heat lost by the system is Q2. Let it be. This is Q2 heat. इसका नाम रख रहा हूं, Q2 heat रिजेक्ट कर दी सिस्टम ने फ्रॉम C to D. तो अगर कोई ये कह दे फॉर द कंप्लीट साइकिल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, मैं कहूंगा कितना वर्क सिस्टम ने किया डिवाइडेड बाय कितनी हीट एब्जॉर्ब की, जितनी हीट Q1 एब्जॉर्ब की उसका कितना हिस्सा उसने वर्क में बदला, तो ये नंबर Q1 और W का रेशो है एफिशिएंसी, और हमें ये देखना है कि क्या ये रेशो 1 आती है या नहीं आती। अगर ये रेशो 1 नहीं आई तो हम कह देंगे कि अगर कार्नोट साइकिल भी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता तो दुनिया का कोई साइकिल 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। इसमें हमने सारे स्टेप्स रिवर्सिबल रखे, सिर्फ इसीलिए कि मशीन से ज्यादा काम ले, हमें काम कम करने पड़े। अगर इस थॉट के साथ भी आप ये कह दो कि भाई एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, इससे ज्यादा कोई और क्या कर सकता है। तो अब हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एफिशिएंसी इस साइकिल की कितने परसेंट आती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एफिशिएंसी में हम कौन सी टर्म नीचे रखते हैं, जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसका कितना हिस्सा वर्क में गया। तो अब हम W और Q1 का रेशो निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू कैरी आउट द फर्दर डिस्कशन एंड दैट विल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एंट्रोपी फंक्शन। चलिए, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, थैंक यू सो मच, टाइम हो चुका है एंड होपफुली आपको कार्नोट की सोच अच्छी लगी होगी। Okay, going to end of the meeting.